Hello everyone. Today we are starting a new chapter magnetic effect of electric current. इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वैसे कवर कर चुके हैं. इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, सब कुछ. तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे इसके बारे में स्टार्ट करता हूँ. हालांकि मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है. क्या सर? कि कॉपी पेन हाथ में रखो, पानी की बोतल साथ में रखो, क्योंकि अब मजा आने वाला है और पूरे इंटरेस्ट के साथ सीखना. देखो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने जा रहे हो, थोड़ा बहुत तो सुना है. अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी थोड़ी बहुत इसका नाम तो आ ही जाता है कि टीचर थोड़ा बहुत बता तो जा ही जाता है कि सर सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या सीखते थे कि सर चार्ज है अपने पास, सर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो ये क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. कि अगर ये रेस्ट पे ना होके इसकी कुछ वेलोसिटी होती, उसकी कुछ क्या होती? वेलोसिटी. सर कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहे हो? हाँ. कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोड़ता, मैग्नेटिक फील्ड भी छोड़ता. ठीक है. हालांकि और भी बात हुई थी कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन नहीं, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी. उसमें वो ईएम वेव भी छोड़ रहा था. हालांकि मुझे जो चीज़ करनी है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जाती है, वहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड भी आती है जब आपका चार्ज मूव करता है. तो ये सारी चीज़ तो हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. कि सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है. कि भैया मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक बॉडी वेयर अनदर बॉडी एक्सपीरियंस अ इन्फ्लुएंस. कि सर जो भी एक वो स्पेस, वो एरिया, वो जगह जहां पर मैग्नेटिक बॉडी के आसपास की दूसरी बॉडी एक फोर्स फील कर रही है, तो हम उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल मैंने इसके लिए अवेलेबल करा रखी है ताकि आपका टाइम कम से कम लगे. ठीक है. तो भैया इसे तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. कि भैया कोई बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेट रखी है, वही नॉर्थ साउथ वाली, और इसके आसपास हमारे पास दूसरी बॉडीज रखी हैं जो कि कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं. इन्फ्लुएंस हो रही है मतलब कि सर कोई फोर्स फील कर रही हैं. ठीक है. मतलब कि सपोज करो सर अगर वो मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेट नहीं है, आयरन है, कॉपर है, ये वाली चीज़ें, एल्यूमिनियम है, तो कहीं ना कहीं अगर जो आयरन, अगर मैंने सपोज करो आयरन की पीसेस डाल दी तो कहीं ना कहीं ये फोर्स फील कर रहे हैं इससे. तो ये जो स्पेस पूरा का पूरा है, ये जो दिख रहा है ना ये स्पेस, ये इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक. अब सर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कि सर मैं तो इसे रिप्रेजेंट ही बी से करता हूं. ठीक है. कि सर ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है? सर इट इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी. ऑल राइट, इट इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी. सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कि भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट टेस्ला. टेस्ला इसकी यूनिट होती है. बहुत सारे जो गांव में होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको? तस्ला. तस्ला नहीं होती, टेस्ला होती है. ठीक है. सर इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है गाउस. ओके. गाउस का नाम तो सुना होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसे भी, कि भैया हमने वहाँ पे गाउस लॉ खूब पढ़ा है. ठीक है. क्लोज बॉडी के लिए जो बनता था. ठीक है. अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं सर, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट का, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा सर? 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. करेक्ट है क्या? कि इस चीज को तो दिमाग में रख सकते हैं कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. अच्छा, इसके बारे में थोड़ी चीजें और सीखते हैं, जैसे कि आराम से सीखो, बहुत कुछ कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी. इसको मैं थोड़ा कि सर इस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम इसे माइन्यूट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कि अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो देखो, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. ये सपोज करो कोई एरिया, कोई सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, मैंने कहा इनवर्ड. ठीक है. तो हम इसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. क्या कहेंगे? इनवर्ड. इसके अलावा और भी कहेंगे क्या? कि जब इनवर्ड दिखाई जाती है तो उसे क्रॉस करके दिखाया जाता है बच्चा, तो हम इसे इनवर्ड और क्रॉस फील्ड भी कहेंगे. करेक्ट है क्या? ठीक है. कि सर अगर बाहर की तरफ आ रही है, तो अगर यही चीज बाहर की तरफ आ रही है तो मैं इसे डॉट से दिखाऊंगा. किससे दिखाऊंगा? डॉट से. ये प्रॉपर जो डॉट दिख रहे हैं ना, तब मैं इनका नाम क्या रखूंगा? आउटवर्ड और डॉट फील्ड. करेक्ट है क्या? अब ये आउटवर्ड और डॉट फील्ड, ये तो बहुत नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन है. ये चीज मैंने आपको जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखा रहा था तब वहां पर भी सिखाई थी, या जो आपके टीचर जो भी होंगे उन्होंने आपको सिखाई होगी. कि हम इन्हें और भी अच्छे से देखते हैं. नेक्स्ट, सपोज कीजिए हम सबसे पहले इसके बारे में कहाँ जान रहे थे? जब हम 10th में बात करते थे, जब हम 10th में इसे सीखते थे, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आता था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. तो भैया ये ऑर्स्टेड कौन थे, क्या करा था इन्होंने? तो ऑर्स्टेड बहुत अच्छे. क्या भैया इन्होंने सबसे पहले क्या फाइंड किया था कि जो हमारा वायर होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इन्होंने ही बताया था.
ठीक है, तो भैया ओर्स्टेड ऑब्जर्व दैट द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नियर इट। कि भैया कैसे 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 पता लगा था, देखो समझो इस चीज को। उन्होंने क्या करा था सबसे पहले कि उन्होंने ये बहुत मतलब उनके साथ ये एक एक्सीडेंटली ये चीज हो चुकी थी, मतलब कि उन्होंने एकदम नोटिस करा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। मतलब कि एक्चुअल में क्या था कि उनके पास सपोज करो उन्होंने ऐसा सर्किट सा बना रखा था, यहाँ पे बल्ब जला रखा होगा भैया, ठीक है। उन्होंने टोटल इसमें ताम झाम लगा के जो सर्किट बना रखा था, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भैया कि पहले से ही उन्होंने प्लान कर रखा था, नहीं, ये एक्सीडेंटल एकदम, ठीक है। एकदम स्विच ऑन हुआ और यहाँ पे कहीं कंपास रखा होगा। अब जैसे ही कंपास रखा, जैसे ही उन्होंने स्विच दबाया, कंपास डिफ्लेक्ट कर गया। कंपास डिफ्लेक्ट कर गया, उन्होंने तुरंत इस चीज को नोटिस करा कि यार ये क्या हुआ। तो जो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था तो उन्होंने थोड़ा शक हुआ कि इसमें कुछ तो नई चीज हुई, क्योंकि भैया नॉर्थ साउथ इधर थे सपोज करो, अब वो डिफ्लेक्ट इधर की तरफ कर रहा है, ठीक है। अब इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना कि नॉर्थ साउथ तो कहीं और, पहले तो वहीं पे था जो नॉर्थ साउथ हमेशा दिखाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो चीज कर रहा था कि जैसे ही करंट हमने पास आउट करा, हमने स्विच ऑन करा, वो डिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है डिफ्लेक्ट कर गया, तो उसने एक और तुरंत उस चीज को तुरंत आजमाया। उसने क्या करा, बैटरी को उल्टा कर दिया। उसने क्या करा, बैटरी को कर दिया बेटा उल्टा, मतलब अब ये वाला बड़ा ये वाला छोटा, तुरंत डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो गया। तो बस उसने यही चीज सोची कि हाँ भैया, इससे हमें एक चीज पता चल गई कि यानी कि कहीं ना कहीं जो करंट है एंड करंट के अंदर तो चार्ज ही मूव कर रहा है, करंट एंड मूविंग चार्ज, करंट एंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर सकती है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये तो लिखने की बात है, हमें तो समझ में आ चुका है। तो उसने एक ये चीज निकाल के ही दी थी कि भैया करंट जो है, जो वायर में जो करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहां से ये चीज तो हमें पता चल गई थी। फिर कि सर अब एक बात करिए कि सर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। कि सर ये फोर्स होता है, क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट है? ये बहुत कमाल की बात है, इसको बहुत डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, कमाल की चीज़ है ये। क्या फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ ये जो मैं दे रहा हूँ कि सर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट है? तो देखते हैं। बात हुई थी ओर्स्टेड ने, और हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हम करंट को लेके पहले पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सर हम मूविंग चार्ज को लेके पढ़ेंगे, मैग्नेटिक करंट को लेके पढ़ेंगे, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी, जो कॉन्सेप्ट नहीं, रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा था वहां से। अब देखिए कैसे, बहुत कमाल की चीज है, सीखिएगा। कि सपोज करो ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज प्लस क्यू, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, करेक्ट है क्या? अब देख बेटा, यहां पे है बच्चा पॉइंट P, यहां पे है पॉइंट P, ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, मैंने क्या कर दिया, ऑब्जर्वर बिठा दिया। ये लो भैया, मैंने इसको नाम दे दिया ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1 किस पे, रेस्ट पे, ऑब्जर्वर 1 रेस्ट पे। अब इसने क्या देखा भैया, अब मैं चाह रहा हूं कि ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, हम कितनी है ये नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी। तो अब इसने देखा कि सर ये तो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ, अब मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, आ रही थी। तो भैया ये तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ निकल के आई, कितनी निकल के आई सर, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इसमें और कमाल की बात है कि सर अभी तो मजा नहीं आ रहा है इसमें। अब देखना इसी चीज को, सर मैंने एक और ऑब्जर्वर यहां पे ले लिया था। अब ये क्या करेगा कि सर जो चार्ज की वेलोसिटी थी वही इस ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी थी। अब इस ऑब्जर्वर का नाम है O2। सर इसके रेस्पेक्ट में उस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि सर रिलेटिव वेलोसिटी देख लेता हूं ना मैं, तो क्या इस ऑब्जर्वर की और उस चार्ज की। अब दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, सेम में हम क्या करा करते थे, v माइनस v, यानी कि जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आने वाली है, B2 जीरो। यानी इसके रेस्पेक्ट में उस P पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों की क्या है, इसको ये चार्ज रेस्ट पे दिखेगा,
अरे हम जब गाड़ी लेके जाते हैं और हमारे बराबर की स्पीड लेके कोई गाड़ी लेके आए तो हम दोनों तो एक दूसरे को रेस्ट पे देखते हैं ना, वैसे। ठीक है कि सर एक और केस हो जाए क्या, कि सपोज करो बेटा ऑब्जर्वर एक और आ गया, सर इसे कहाँ भगाओगे, इसको रेस्ट पे इधर ऊपर, इसको बेटा नीचे भगाएंगे, इसको कहाँ भगाएंगे, नीचे। और जब ये नीचे भागेगा तो कितनी वेलोसिटी से भागेगा सर, जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा था, जो अपना चार्ज है वो v वेलोसिटी से ऊपर, तो ये v वेलोसिटी से नीचे। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, अब जो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने निकाली तो v प्लस v, यार अपोजिट में तो प्लस करते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ v। यानी कि जो मेरे पास तीसरी मैग्नेटिक फील्ड आई जो तीसरे ऑब्जर्वर के द्वारा, ये अपना कौन था भैया, O3, तो वो कितनी थी भैया, अब वो तो ये भी जीरो के बराबर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे डबल आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये भी जीरो के बराबर नहीं होगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सर मैग्नेटिक फील्ड किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी, अब तुम खुद समझ जाओ, वेलोसिटी जिसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसकी ज्यादा, वेलोसिटी किसकी ज्यादा, ऑब्जर्वर 3 की ज्यादा। तो यहां से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि सर B3 इज ग्रेटर देन B1। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, मतलब अलग अलग फ्रेम पे देख रहा हूं मैं तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अलग अलग, तो ये क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट। अब ये क्या है, फ्रेम पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। सर ऐसे कि सारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, नहीं, मूविंग चार्ज के केस में। किसके केस में, मूविंग चार्ज के केस में। इसको ढंग से नोट कर लेना अपनी कॉपी में हर एक चीज, कि मूविंग चार्ज के केस में मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम पे डिपेंड करती है। कि अच्छा सर अगर मूविंग चार्ज के केस में ऐसे कर रही है तो मतलब अलग अलग केसेस में कुछ में करेगी कुछ में नहीं करेगी, ऐसा भी है क्या, बिल्कुल है, डिस्कस कर सकते हैं इसको। मैं एक वायर लेता हूं, सेम केस, हम इसी को तो लेते हैं। ये बेटा एक वायर है, इसमें करंट है I जो जा रहा है ऊपर की तरफ। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तब वहां पे हम डिस्कस करते हैं क्या, कि सर करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन यहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो करंट की डायरेक्शन यहाँ। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हो कि सर करंट ऊपर, जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो नीचे, सही है क्या, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ही फ्री, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हम उन्हीं का मोशन मानते हैं, जो प्रोटॉन है उनको तो मैं कहीं ना कहीं रेस्ट पे मानता हूँ, और यहाँ पे लिया भी जाता है। ठीक है, अब इतनी कमाल की बात कि सर कंफ्यूज मत होना कि सर प्रोटॉन को आपने रेस्ट पे ले लिया, मान रहा हूँ यहाँ पे मैं कि रेस्ट पे है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन रेस्ट पे ही माने जाएंगे। ठीक है, अब P पॉइंट फिर से वही लो, सर वो अपने तीनों ऑब्जर्वर वापस से बिठाओगे क्या, बिल्कुल। देख बेटा बड़े कमाल की चीज है, ये मेरा ऑब्जर्वर 1, इसका नाम क्या था, छोटू और ये अपना ऑब्जर्वर 2, दो ही ऑब्जर्वर नहीं लेंगे क्या, देखो दो में पता चल जाएगा, इसका नाम क्या, मोटू, छोटू मोटू। देखो हर बार छोटू मोटू का नाम आ जाता है यार, कोई नहीं। अब देखो जैसे अपने पास ये ऑब्जर्वर है, इसको क्या पे रख रहे थे अपन, रेस्ट पे। अब जैसे ही मैंने इसको रेस्ट पे रखा, देखो बड़ी कमाल की चीज आई सामने, देखना क्या, सर ये रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ, नीचे जा रहा है। अच्छा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी भाई। अब v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, अब जैसे ही v वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो वेलोसिटी की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसको इस p पॉइंट पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सर वेलोसिटी की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो इसको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब प्रोटॉन तो इसको बेचारे रेस्ट पे दिख रहे हैं, तो इसको कुछ भी ऐसा नहीं फील होने वाला कि प्रोटॉन तो भैया रेस्ट पे है, वो क्या मैग्नेटिक फील्ड देंगे ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो नीचे जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, ये है ऑब्जर्वर 1 की कहानी, अपने छोटू की कहानी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो जीरो तो नहीं है, करेक्ट है क्या। ठीक है, अब इसकी बात कर लें मोटू की, कि सर आप इसे थोड़ी रेस्ट पे रखोगे, अब इसे रेस्ट पे नहीं रखेंगे। ठीक है, कि क्या कर रहा हूं मैं ना इसको ले v वेलोसिटी से नीचे भगा रहा हूं, कि सर ये भी तो v वेलोसिटी से नीचे भाग रहा है, मतलब इसको ये इलेक्ट्रॉन किस पे दिखने वाला है, रेस्ट पे, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। अब क्या कि सर दोनों ही रेस्ट पे, तो यानी इसकी वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं बबूगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों, मैंने तो आपको यही समझा दिया था, वापस से समझो।
ये नीचे जा रहा है, हाँ सर। कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, हाँ। कि दोनों रेस्ट पे दिखाई देंगे, हाँ। कि सर दोनों, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना, कोई नहीं। लेकिन प्रोटॉन भी तो है, प्रोटॉन तो पहले से ही रेस्ट पे था। अब जब प्रोटॉन पहले से ही रेस्ट पे था, जब ये नीचे जाएगा तो प्रोटॉन इसको मोशन में ऊपर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? कि हाँ सर दिखाई देगा। कितनी वेलोसिटी से दिखाई? सर जितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है उतनी वेलोसिटी से तो वो ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, हाँ। तो उतनी उस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, उतने ही पॉजिटिव की वजह से उसको इतनी ही सेम मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखने को मिलेगी। तो यानी कि सर इस बार तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएंगे क्योंकि दोनों ही सेम वेलोसिटी से चल रहे थे। यानी कि सर वायर के केस में, अगर मैं कहूं वायर के केस में, इन केस ऑफ वायर, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि सर और भी इसके ऊपर बात हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, ठीक है। अब एक एक करके समझो कि भैया इसके केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन मूविंग चार्ज के केस में करेगी। कि सर अब यहां से थोड़ी थोड़ी और बात अगर हो जाए क्या? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा मन में विचार करना, भले ही वीडियो को पॉज करके करना। मैग्नेट होती है अपने पास, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, साउथ टू नॉर्थ अंदर जाती है, पैरेलल चलती है, सब कुछ जानती हो पहले से ही। वो फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, इतना बताइए। चलिए अब सोचिए इसके बारे में, तब तक हम बात करते हैं कि सर लाओ मैं ही दे देता हूं जवाब। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट के द्वारा, यहां पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि सर उसके अंदर कोई भी वेलोसिटी का टर्म तो नहीं होता, और आप तब से वेलोसिटी वेलोसिटी लेके आ रहे हो, मूविंग चार्ज, करंट इन अ वायर, ठीक। अब मैग्नेट में जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे वेलोसिटी का टर्म नहीं आता, इसी वजह से हम उसे बोल देते हैं कि ये भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, कि भैया ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को दिमाग में घर कर लेना, और भले ही जब कंफ्यूजन हो तो अपने टीचर की हेल्प लें कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसके बारे में बच्चा ये चीज अब यहां तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया मूविंग चार्ज की वजह से फ्रेम पे डिपेंड करता है, करंट इन अ वायर की वजह से फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेट की वजह से फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर नेक्स्ट बात हो तो किसके ऊपर हो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ठीक है ठीक है। कि सर पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कितनी होती है, ये हम निकालेंगे इसमें। हालांकि लेकिन मैं इससे पहले आपको एक अलग डेरिवेशन कराऊंगा जहां से मुझे इसको निकालने में थोड़ी आसानी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम पहले से ही कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट कि अगर देखा जाए हमारे पास एक लॉ आता है, बायो-सावर्ट लॉ। अब जो इसमें जब इतनी बड़ी रिसर्च हो चुकी थी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही थी, तो इसमें फिर दो नए साइंटिस्ट आए थे, बायोट और सावर्ट। तो इन दोनों ने मिलके इस पर एक्सपेरिमेंट करे, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया वो बाय एक्सपेरिमेंट है, कि वो एक्सपेरिमेंटल जितने भी रिजल्ट्स बने हैं हम उनके बेसिस पे इसे बताते हैं। तो मैंने क्या करा, हमारे पास ऑलरेडी एक वायर दे रखा था, इसे समझिए। तो इस वायर का हमने एक छोटू सा एलिमेंट ले लिया। आपको पता है जब हमारे पास बड़ी चीजें होती हैं हमेशा उनके पार्ट्स बाय पार्ट जब निकालते हैं हम एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट कितना लिया, डीएल, ठीक है। मैंने इसका डीएल ले लिया, और डीएल का मैंने वेक्टर भी ऊपर की तरफ लिया है। सर कौन सी डायरेक्शन में? सर जिस डायरेक्शन में करंट है। और मैंने आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लिया है, उसको मैंने आर वेक्टर से दिखाया है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें क्या पता चला कि सर इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखते हैं। पहली बात सर ये एलिमेंट छोटा सा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी ही होगी। तो देखते हैं कि सर ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी ये किस किस पे डिपेंड करती थी, किस किस पे प्रोपोर्शनल थी, किस किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। कि सर जितना करंट बहने वाला है वायर में तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक बात। कि सर जितना बड़ा एलिमेंट होगा तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। डीएल है तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड, अगर डीएल बड़ा होता तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर पूरे वायर की निकालनी पड़ेगी तो इंटीग्रेशन सब करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और चीज मुझे क्या पता चली, देखो पूरी फील कराई जाएगी इसमें कि सर इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, किस किस के बीच का, ये जो करंट दे रखा है इसका और आर के बीच का। कि सर हम तो करंट को उसमें लेते ही नहीं, हम तो करंट को स्केलर मानते हैं। मैं डीएल और आर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर भी डिपेंड करेगी। अब देख बेटा कि डी बी इज ऑल्सो डिपेंड टू द साइन थीटा, ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से समझते हैं।
अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ थी भैया, हम देखते हैं डीबी एक और चीज़ पे डिपेंड करती है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो करती है, और ये सभी फॉलो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी करती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी करती है। ठीक है, तो हमने इन सबको लिया एक किनारे, और ये क्या कर दिया इनको सर, आई डी एल, ये साइन थीटा, ये अपने पास आर स्क्वायर। ठीक है, अभी जो कांस्टेंट, अभी इसकी जगह जो कांस्टेंट आने वाला है प्रोपोर्शनल है, हटेगा कांस्टेंट लगेगा, कोई नहीं रोक सकता, तो डी बी इक्वल टू वॉट सर, अब ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाए, म्यू नॉट बाय 4 पाए आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना देखो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या हर एक चीज, कि सर म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है बेटा, हमने ये प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है क्या, हाँ होती है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, क्यों नहीं होती, ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। अब बेटा ये म्यू नॉट क्या है, ये है बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, हम उसको इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी लिया करते थे, यहाँ पे ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ठीक है, कि सर अगर रिलेटिव परमेबिलिटी निकाली जाए तो इसकी भी वैसे ही निकालेंगे क्या, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, करेक्ट है क्या, तो ये है बच्चा आपका बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, और ये जो बच्चा निकल के आया ना मेरे पास, डी बी इजिकल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, ये क्या है, ये बेटा इसकी स्केलर फॉर्म है। ये क्या है, स्केलर फॉर्म है, कि जब स्केलर फॉर्म है ये तो सर इसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी भी तो है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी तो दिखाते हैं। ठीक है, जरा समझो इस चीज़ को यहाँ पे, कि मैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी दिखाऊंगा तो बेटा यही मैंने ले लिया डी बी, और ये कितना है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, और डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। एकदम करेक्ट है क्या। ठीक है बेटा, मैंने ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास टर्म क्या बन के आई, फटाफट फटाफट देखो, यही टर्म मेरे पास क्या बन के आ गई सर, ये बन के आ गया म्यू नॉट आई डी एल, और ये आर मैंने अंदर की तरफ लिया, और ये क्या है साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। नजर गड़ा के रखना, गलती ना हो जाए, हो सकती है क्या कि सर क्या नीचे आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर क्यूब आएगा। अब जब आर क्यूब आएगा तो भैया सर ऐसे नहीं चलाओ हाथ, क्यूब है तो क्यूब ही लगाओ। अब बच्चा जैसे ये, अब देखो डीएल है ऊपर की डायरेक्शन में था, आर है इधर की डायरेक्शन में था, बीच में एंगल था, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ए बी साइन थीटा वाली फीलिंग दे रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में दिखा दूंगा। अब तो सर इस पर भी वेक्टर लगेगा क्या, हाँ, तो अभी कितना आ जाएगा सर म्यू नॉट सर आई सर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये है बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कि सर इतना तो सब समझ में आता है मुझे, अब तो निकाल सकते हैं इसको, ये इसका बेटा वेक्टर फॉर्म, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कि सर अब इससे मैं वो मूविंग चार्ज वाला वो पार्ट जो है वो समझ लूंगा क्या, कि उसकी वजह से चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, समझेंगे कि करके बड़े आराम से। अब पहले इसे समझ लो, ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे नोट करो हर तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर देखा जाए कि सर मैं इस बायो सावर्ट लॉ को अलग अलग टर्म्स में लिखना चाहता हूं, कैसे, बायो सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, बायो सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहता हूं। सर करंट डेंसिटी वही जो अपन ने इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ी थी सर, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, यस ये कहीं ना कहीं वही है। लेकिन अब बड़े ध्यान से, पहले मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूं, एक फॉर्मूला लिख लेता हूं यार। फॉर्मूला क्या, ये जो अपन ने निकाला ना सबसे पहले, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, याद कर लेना, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, मुझे तो याद है। ओह, तो इसमें कितना था, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है क्या। ठीक है सर, इस फॉर्मूले को बस मैं याद करवाने के लिए बार बार लिखना पड़े, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी करंट डेंसिटी के बारे में, तो बताओ जरा, मुझे याद दिलाना जरा। सर आई इक्वल्स टू क्या होता है सर, क्यू बाई टी। अच्छा, तो हम यहाँ पर भी डेंसिटी के बारे में पढ़ा करते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने जब तुम्हें बोला था कि एक करंट डेंसिटी भी होती है, तो हम क्या पढ़ा करते सर, जे इक्वल्स टू
आई बाई ए। अब आपको याद आ चुका होगा कि जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, ठीक। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने क्या करा, सर जे इक्वल टू आई बाई ए है ना, मैं ऊपर भी डीएल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं नीचे भी डीएल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने ऊपर डीएल से नीचे भी डीएल से करा तो देखो बेटा ये क्या है, ए क्या है, कितना करंट कितने एरिया में है, यही तो करंट डेंसिटी है। तो मैंने उस एरिया को डीएल से कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब कितना एरिया और उसकी छोटी सी लेंथ से, बहुत ही छोटी लेंथ से कर दिया मल्टीप्लाई। एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है। अब छोटी सी लेंथ से करा है तो छोटा सा वॉल्यूम भी हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, आईडीएल हो जाएगा। अरे सही है क्या, यहां पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, करेक्ट है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ओहो, मतलब आई डी एल और इधर कितना हो जाएगा, जे डी वी, करेक्ट है क्या। तो क्या अब मैं आइडियल की जगह पे जेडीवी रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकता हूं। तो बिना सोचे समझे तो डायरेक्ट रख दो, क्या वैल्यू आएगी अब डीवी की बताओ, डीवी इक्वल टू सर म्यू नॉट, सर आइडियल, अब आइडियल की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, जे डी वी साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। कोई गलती हुई क्या, नहीं। अच्छा फिर से सर, ये तो मेरे पास एक इसका कौन सा फॉर्म आ गया, सर ये स्केलर फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया, ये स्केलर फॉर्म आ गया। अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको निकाल के देता हूं कि सर इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे। देखो भूला मत करो वेक्टर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, सेम तरीका सब कुछ। ये डेरिवेशन ऐसे ही मुंह पे रट जाएंगे, जब तुम्हें एक तरीका एक डेरिवेशन समझ में आएगा मतलब सारे ही समझ में आ जाएंगे, कैसे 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 कैसे। मैंने क्या करा, ये जो अपने पास डीवी था ना, वापस से सेम म्यू नॉट आई, ओ सॉरी वापस सर इधर उधर निकल जाते हो बार बार, देखो इधर कितना, सर डीवी इक्वल्स टू ये जो दे रखा है म्यू नॉट जे डीवी और ये साइन थीटा। अब मैंने पहले ही बोला था ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई नीचे भी आर से मल्टीप्लाई, मैंने ऊपर डीवी के पास कर दूंगी, बाहर करूं चाहे बाहर करूं चाहे कहीं भी करूं। तो मैंने क्या कर दिया, डीवी और साथ में आर का मल्टीप्लाई, नीचे भी आर का मल्टीप्लाई, सही है क्या। तो ये कितना हो जाएगा अब म्यू नॉट जे डी वी आर साइन थीटा और नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, करेक्ट है क्या। ठीक है सर, फिर से डीवी, डीवी कौन से सर, अब ये वॉल्यूम है क्या, हाँ तो सर वॉल्यूम तो नहीं लिया जाएगा वेक्टर में, ओह पीछे आ बेटा, आगे किसको भेज, जे को। तो मैं यहीं पर सेटल कर देता हूँ इसे, ले भाई तू आगे। तो मैंने क्या करा, मैंने डीवी को पीछे भेज दिया, मैंने जे को आगे लिख लिया, ठीक है। अब जे को जैसे लिखा तो जैसे भैया ये तो करंट डेंसिटी है, तो ये मैंने ए बी साइन थीटा, ये तो फिर से वही फीलिंग दे रहा है वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाली, ठीक है भैया। तो मैंने क्या करा, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा भी दिया, लो वेक्टर लगाना जरूरी है, म्यू नॉट डीवी और ये कितना हो गया जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर विच डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब, फटाफट ये है मेरा इसका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तुम्हें ये दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई, कैसे चल रहा है, आराम से देखो कैसे कैसे करा हमने, बिल्कुल यूं घबराना नहीं है कि हर एक से कौन सा पॉइंट कहां से समझ में नहीं आया, एक एक करके पूछ लो। सर ये करंट डेंसिटी कहां से उठाई थी, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, कितना करंट कितने एरिया पे होता है, यही उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी वो करंट डेंसिटी होती है। डीएल से मल्टीप्लाई करके हमने कहीं ना कहीं आइडियल के बराबर एक वैल्यू निकाल के रख ली, बस उसको उसमें पुट करा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा है। अरे करेक्ट है क्या, ठीक है। देखो फटाफट जरा एक लास्ट और, क्या कि सर बायो सावर्ट लॉ, बीएसएल इन टर्म ऑफ वेलोसिटी भी चाहिए, बीएसएल इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, बहुत कमाल की चीज है ये, बीएसएल इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। पहले तो मेरे को बीएसएल वाला फॉर्मूला बताओ, सबसे पहले वाला, डीबी इज इक्वल टू सर म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सही है क्या। ठीक है, देखो तुम्हें एंड में एक बड़ी कमाल की चीज़ बताऊंगा, उसे बस ध्यान रखना थोड़ा सा। अब वापस से वही कि सर वही बात है, मैंने इसके आइडियल को उठा लिया, ठीक है, इसको मैंने इसके आइडियल को उठा लिया, अरे इसका आइडियल, आइडियल नहीं आइडियल। अभी आई क्या है, करंट है, आई क्या है, करंट है। देखो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना, करंट क्या है, करंट क्या है सर क्यू बाई टी है और सर डी क्यू बाई डी टी है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सर क्यू बाई डी टी तो गलत हो जाएगा क्या सर, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है, बड़ा चार्ज अगर छोटे टाइम में फ्लो हो जाएगा तो नहीं बन सकता क्या, बन सकता है, ये तब भी करंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस छोटे बड़े से चार्ज को इस छोटे से टाइम में बहा दिया और यहाँ पे मैंने
वो जो डीएल था वही लगा दिया आई की जगह पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। सर डीएल अपॉन डी टी, लेंथ अपॉन टाइम, सर ये तो कुछ कुछ मुझे वेलोसिटी जैसा दिख रहा है, यानी कि क्यू इंटू वी जैसा। सर क्यू इंटू वी जैसा, ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? ये बार बार आइडियल की वैल्यू निकल के आ रही है, आप देख रहे हो? मतलब मैं कहीं ना कहीं आइडियल की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? क्यू वी। आइडियल की जगह मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ? क्यू वी। तो देखो बच्चा फटाफट मैंने यही कर दिया, डायरेक्ट रख रहा हूँ, बताओ जरा। म्यू नॉट, अब आइडियल की जगह पे क्यू इंटू वी साइन थीटा, क्यू इंटू वी साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये फिर से मैंने निकाल दिया, और किसकी फॉर्म में निकाला है? ये स्केलर की फॉर्म में निकाला है। किसकी फॉर्म में निकाला है? स्केलर की फॉर्म में। अब तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी भी दिख रही होगी, यहाँ पे चार्ज भी दिख रहा होगा। अरे सर सर सर, सर रुक जाओ यहीं रुक जाओ, देर ना हो जाए इसमें समझने में। क्या चार्ज दिख गया सर? अभी थोड़ी देर पहले ही सर आपने बात करी थी, देखो 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 ये सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसकी p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सर यही तो निकाली है अभी आपने। अरे यही निकाली है क्या? ठीक बेटा यही तो है ये। सर चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या इसका स्केलर फॉर्म आ चुका है? डन। तो अगर तुमसे, ये तो मैं तुमसे बोला कि BSL इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, अगर तुमसे कोई पूछे BSL बायो सावर्ट लॉ मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तब भी यही होगी, सेम ही है वो। अच्छा सर अब इसका भी वेक्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, वापस से सेम गाथा सर, क्यू वी। अब ऊपर आर से अभी से यहीं से मल्टीप्लाई कर दूं क्या कि जगह छोड़ूं? रुक जाओ, नीचे भी क्या 4 पाई आर स्क्वायर, और देख बेटा मैं यहां पर भी आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब क्यू तो बेटा स्केलर, वी आर साइन थीटा, फिर से ए बी साइन थीटा वाली फीलिंग दे रहा है क्या? सर जैसे ही देगा, अब देखा है डीबी वेक्टर कितना? म्यू नॉट ओहो क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यू। अब ये क्या चीज है मेरे पास? ये है इसका बेटा वेक्टर फॉर्म। ये क्या है इसका? वेक्टर फॉर्म। तो बेटा यहां पे जो चीज मिल गई हमें, अभी तीनों टर्म्स में मुझे देखने को मिल गई, बायो सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। कोई तुमसे घुमा फिरा के पूछ ले इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तब भी यही वाला फॉर्मूला होगा। इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तब भी यही वाला फॉर्मूला होगा। इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो उसके पीछे वाला फॉर्मूला होगा। तो ऐसे ध्यान रखना है। और देखो तुम्हें और भी कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में और बात करिए। देखो ये वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर सर कैसे लेंगे, मतलब ये चीजें ना कि कौन सा किसके साथ वेक्टर लेना है हमेशा याद रखो। तो बिल्कुल इनिशियल से याद रखो इस चीज को। मैंने जब यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ पढ़ाया था ना, जो करंट की डायरेक्शन में जो डीएल है, मैंने डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा, सही है क्या? ठीक है। उसके बाद डेंसिटी लिखी, अब डेंसिटी भी तो उस वायर में ही होगी, तो उस डेंसिटी का वेक्टर मैंने आर के वेक्टर के साथ लिखा। कोई भी कभी भी आर आगे नहीं आने वाला, तो इस तरीके से भले रट लेना है इसे। वैसे तुम्हें पता है कि हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे क्या करते हैं, वैसी चीज। अब सेम चीज मैंने आगे भी करी। देख बेटा जब मैंने करंट डेंसिटी के टाइम पे करा था ना, मैंने जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा। हमेशा याद रखना कि डेंसिटी भी तो उस वायर में ही होगी, डेंसिटी भी तो उस वायर की ही होगी। ठीक है, वही चीज फिर से अब यहां पे आई कि सर वेलोसिटी, चार्ज ही तो मूव कर रहा था, अगर वायर में भी कोई चार्ज है वही तो मूव करेगा, पॉइंट थोड़ी मूव करेगा, वो डिस्टेंस थोड़ी मूव करेगा। तो हमेशा जो मूव करेगा पहले उसे उठा लो, मतलब जो भी है सबसे पहले डी एल, फिर हमने उसी को डेंसिटी बनाया, फिर उसी को भी बनाया। तो हमेशा इस तरीके से इन वेक्टर्स को याद रखना, सही है क्या? ठीक है। और एक और चीज देखो, अब यहाँ पे इतना सब कुछ तो कवर हो चुका है। अब ये मत सोचना कि सर ने ये वाला पार्ट नहीं कराया, ये जो अभी कराया है बेटा ये वही है, जो कराया गया है ये वही है ऊपर। तो बस इसकी जगह पे ये चीजें कर लेना। अच्छा और नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हें जब ये पहली चीज़ समझा रहा था आपको, अब यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ डिपेंडेंस ये जो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसमें कभी क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा ई एंड आर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तभी मैं इस कॉन्सेप्ट को वापस लेके आ रहा हूँ। हालांकि नीट के पर्पज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी इसे याद रखा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मज़ा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना, और ये वीडियो और भी ज़्यादा कमाल होंगे और भी ज़्यादा बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।